जी लास्ट टाइम जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 हल किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस जो है। अगर आप इन सवालों पे गौर करें तो ये सवाल तकरीबन वैसे हैं जैसे आप सर्कल की में जो है पहले सेकंड ईयर की में हल कर चुके हैं कि एक ऐसे जो है स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है जो दो पॉइंट में से पास करे और जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा हो। तो इसमें जो है जनरल इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं हम लाइन स्फीयर की जो है कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल्स टू 0। ये चूंकि जो है स्फीयर जो है इन पॉइंट में से पास कर रहा है तो इसलिए ये दोनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला जो है पॉइंट x की जगह 0, y की जगह -2, z की जगह -4 इसमें रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन बन गई 20 - 4f माइनस 8h प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर ये दूसरा पॉइंट इसमें पुट किया 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू -1 प्लस 2h इंटू -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इससे जो है ये इक्वेशन बनी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 6 प्लस 4g माइनस 2f माइनस 2h प्लस c इक्वल्स टू 0 जो है हासिल होंगी। ये दो इक्वेशंस हमें हासिल होंगी। अब सवाल में चूंकि बताया हुआ है कि इसका सेंटर जो है स्फीयर का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये जो स्फीयर दिया गया है इसका सेंटर -g -f -h है। तरतीब ख्याल रखनी है, अगर आपने GF H की तरतीब में लिखा है तो सेंटर भी GF और H की तरतीब में आएगा। अगर आपने इनको कोई और नाम दिए हुए हैं तो उसके लिहाज से इसको तब्दील कर सकते हैं इसकी तरतीब को जो है। चूंकि सेंटर जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -g, y की जगह -f पुट किया तो -2g प्लस 3f इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन हासिल होगी। और इसमें जो है y की जगह -f और z की जगह -h रिप्लेस कर दिया तो 5f प्लस 2h इक्वल्स टू 0 दूसरी इक्वेशन हासिल होगी। इससे जो है g की वैल्यू अलग कर ली और इससे जो है h की वैल्यू अलग करके ये दोनों वैल्यूज जो है अलग कर ली हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया ताकि इसमें से c जो है कैंसिल हो जाए, c सब्ट्रैक्ट हो जाए। जब c सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये इक्वेशन बन गई और अब इसमें जो है ये g और h की वैल्यूज रिप्लेस कर दी। तो g और h की वैल्यूज जो है जब इसमें रिप्लेस की हैं, g की जगह जो है -3f/2 और h की जगह -5f/2 रिप्लेस किया है तो ये -14 प्लस 6f प्लस 2f माइनस 15f इक्वल्स टू 0 एंड f इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू -2। और अब ये f की वैल्यू वापस जो है इक्वेशन 4 में रिप्लेस की तो इससे g की वैल्यू -3 हासिल होगी और इक्वेशन 5 में रिप्लेस की तो इससे h की वैल्यू जो है 5 के इक्वल आ गई। और अब ये तमाम वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में जब रिप्लेस कर दी तो इससे c की वैल्यू भी हासिल होगी। बैकवर्ड जो है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने बाकी तमाम जो है अननोन वैल्यूज भी मालूम कर ली। तो जब ये तमाम की तमाम अननोन वैल्यूज जो है मालूम होगी तो इसको जनरल इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर की जो है इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें ये हासिल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -3 टू एक्स प्लस 2f, f की वैल्यू -2 प्लस 2h, h की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 12 इसमें रिप्लेस की तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। दोबारा से देख लें कि जब स्फीयर दो पॉइंट में से पास करता है तो वो दोनों पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब सेटिस्फाई करें तो इससे दो इक्वेशन बन गई और उसके बाद जो है सेंटर चूंकि इन जो है लाइन पे लाई कर रहा था तो दोनों में अलग अलग जब सब्स्टिट्यूट किया तो दो इक्वेशन इससे हासिल होगी। टोटल 4 इक्वेशन बनी
तो चारों इक्वेशंस को जब आपस में ये इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 ये चार इक्वेशन बन गई। अब इन चारों इक्वेशंस को जब हमने आपस में सॉल्व किया है साइमल्टेनियसली, तो इससे जो है ये चारों वैल्यूज जी, एफ, एच और सी की हासिल हुई और इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन मालूम करें विच पासेस थ्रू द सर्कल, जो सर्कल में से पास कर रही हो, ये सर्कल में से एंड पॉइंट और इस पॉइंट में से पास कर रही हो। मैं बार बार जो है आपको इक्वेशंस की पहचान बताता हूं ताकि आपको सवालों के समझने में आसानी रहे। आप इक्वेशंस की पहचान करते रहें। जितनी अच्छी आपकी पहचान हो जाएगी इनकी जो है, तो उतनी आसानी जो रहेगी आपको सवालों को समझने में। ये असल में जो है ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये स्फीयर की इक्वेशन है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। एक प्लेन और एक स्फीयर जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इससे एक सर्कल हासिल होगा, तो इसलिए ये एक सर्कल लिखा हुआ है। यानी कि दोनों जो है के इंटरसेक्शन से जो हासिल होगी कर्व जो है उसको सर्कल कहा जाएगा। इसलिए इसको सर्कल कहा गया है कि आपने जो है इस सर्कल में से पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन और इस पॉइंट में से पास करते हुए इक्वेशन मालूम करनी है क्या होगी। तो स्फीयर जो है चूंकि इन दोनों स्फीयर और प्लेन के जो है इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, तो इसलिए जो है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल गिवन सर्कल इज दिस। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है मैंने, इसको के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ गई जो इस गिवन सर्कल में से पास कर रही है। अब चूंकि सर्कल जो है इस पॉइंट स्फीयर जो है इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 इसमें जो है दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इससे k की वैल्यू -1/3 हासिल होगी। और अब ये k की वैल्यू जो है वापस इस इक्वेशन में जो है रिप्लेस कर दी, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ गई। ये 1/3 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है सिंप्लीफाई किया ताकि डिनोमिनेटर इसका जो है ख़त्म हो जाए और इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ गई। सिंपल सा सवाल था कि दो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी थी, तो उनके इंटरसेक्शन में से पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन लिख ली। और ये स्फीयर चूंकि गिवन पॉइंट में से पास कर रहा है, तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और उस पॉइंट को जब इसमें रिप्लेस कर दिया, तो इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। तो इससे हमें जो है इसकी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्कल इज ए ग्रेट सर्कल। जो है कि वो इक्वेशन मालूम करनी है स्फीयर की जिसके लिए ये जो सर्कल है ये इसका ग्रेट सर्कल हो। ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? whose plane passes through the center of the sphere। एक स्फीयर है, स्फीयर जिसको आप एक फुटबॉल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं या एक क्रिकेट बॉल के तौर पे जो है कंसिडर करें, तो आप देखेंगे कि उसमें क्रिकेट बॉल में एक ऐसी सीम होती है जहां पर सिलाई की हुई होती है, एक ऐसी लाइन सर्कल सा बना होता है जिसपे सिलाई की हुई होती है और वो जो जिस पे सिलाई की हुई होती है वो सबसे बड़ा सर्कल होता है। और उस सर्कल की खास पहचान क्या होती है कि वो सर्कल जो है स्फीयर के सेंटर में से लाजमी पास कर रहा होता है। यानी कि उस स्फीयर उस सर्कल की जो प्लेन बनती है वो प्लेन जो है उसके स्फीयर के सेंटर में से लाजमी तौर पे पास करेगी। तो इसलिए कहा गया है कि ग्रेट सर्कल कौन सा होता है? जिसकी प्लेन जो है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो, उसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो अब हमने साबित करना है कि इन दोनों के जो है इंटरसेक्शन में से जो सर्कल बन रहा है वो ग्रेट सर्कल है और उसमें से पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है क्या होगी।
तो चूंकि इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रही है तो इसलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई स्फीयर की इक्वेशन मैंने लिख ली, वो ये बन गई, ए स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, गिवन जो है प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई एक को के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, और अगर इसका स्क्वायर मैं मुकम्मल करना चाहूँ तो इसमें के स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो के स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया और के स्क्वायर इसके इक्वेशन के दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। इसके स्क्वायर मुकम्मल करने हैं ताकि ये स्फीयर की इस तरह की फॉर्म में आ जाए, स्फीयर की फॉर्म में आ जाए। अब वाई स्क्वायर और उसके साथ 3y लिख दिया प्लस, सॉरी ये वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 3ky। तो अब इसमें से जो है जी, इसके जो है स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए इसमें से जो है y कॉमन लिखा, इसमें से 3k में से y कॉमन लिखा, तो 7 प्लस 3k, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab बन गए। तो ये अगर b है तो इसका स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर मुकम्मल होगा, तो ये इस तरफ भी ऐड कर दिया इसका स्क्वायर और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। इसी तरह से जेड स्क्वायर, और इसमें से जेड कॉमन लिखा -2, और इसमें से जो है z कॉमन लिखा प्लस 4k, बल्कि दोनों में से जो है 2 को कॉमन लिख लिया, तो 2 कॉमन लिखा तो -1, इसमें से 2 कॉमन लिखा तो प्लस 2k रह गया इंटू जेड, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया ताकि इसका स्क्वायर मुकम्मल हो सके, और प्लस 8k ये दूसरी तरफ लिख दिया, और ये 2 जो है ये दूसरी तरफ -2 लिख दिया। तो ये x माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर और वाई प्लस 7 प्लस 2k ओवर 2 का होल स्क्वायर और z -1 प्लस 2k का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया। तो इससे जो है हमें सेंटर ऑफ द सर्कल हासिल हो गया। एक स्टेप अगर आप इसमें जो है शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसमें k की वैल्यू, सॉरी ये x माइनस के, क्योंकि ये सेंटर जो है -g -f -k होता है, या -x माइनस होता है, तो इस वजह से ये माइनस इसके साथ आएगा, -k, ये -7 प्लस 3k ओवर 2 और -1 -2k इसका सेंटर बन जाएगा। फॉर ग्रेटेस्ट सर्कल के लिए द सेंटर शुड लाई ऑन द गिवन प्लेन, तो लाइन को जो है ये सेंटर को जो है ये इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेंटर को मैंने x की जगह -k, y की जगह ये और z की जगह ये वैल्यू इसमें रिप्लेस की है, और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो इससे k की वैल्यू -1 हासिल होगी। और अब k की वैल्यू वापस जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, जो हमने शुरू में सपोज की थी स्फीयर की इक्वेशन, जब उसमें k की जगह -1 रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, ये शायद बोर्ड के यूनिवर्सिटी के किसी पेपर में आया हुआ है सवाल। और ये जो के साथ हम इक्वेशन लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, कौन सी फॉर्म है सर ये? कौन सी, ये वाली? नो सर, जो हम इक्वेशन लिखते हैं एक सर्कल और स्फेयर के इंटरसेक्शन, सर्कल और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो बनती है, जी वो जी इस जी, उनके जो है इंटरसेक्शन में से पास करते हुए ये स्फीयर की इक्वेशन है। जी सर। सर ये जो इक्वेशन है इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? ये इंटरसेक्शन फॉर्म, अगर आपको सेकंड ईयर का याद हो कि लाइन की इक्वेशन हम एक मालूम करते थे, दो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास करती हुई लाइन जी की जी इक्वेशन, वो L1 प्लस k इंटू L2 इक्वल टू 0 लिखते थे। जी सर।
ठीक है ना, वो इंटरसेक्शन में से पास करते। तो ऐसे ये है कि दो जो है कि इंटरसेक्शन में से पास करते हैं। ये दो कौन सी चीजें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास करते हुए ये स्फीयर की इक्वेशन बनती है। ए स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन से एक सर्कल बनता है। तो उस सर्कल में से पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन है ये। ठीक है। ठीक है, जी कोई सर। और चीज क्लियर करनी है किसी ने? चले अब नेक्स्ट जो है हम शुरू करते हैं। या इस सवाल को मैं दोबारा से भी जो है समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये मुश्किल था सवाल जो है कि हमने इसमें मालूम करनी थी स्फीयर की इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ग्रेट सर्कल हासिल हो। और ग्रेट सर्कल के लिए जरूरी है कि इस स्फीयर का सेंटर जो है इसकी प्लेन पे लाई करे। तो मैंने इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करते हुए स्फीयर की ये इक्वेशन लिख ली है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखी है। फिर इसके बाद इसके स्क्वायर मुकम्मल किए हैं, एक्स वाली टर्म का स्क्वायर मुकम्मल किया, वाई वाली टर्म का स्क्वायर और जेड वाली टर्म का स्क्वायर मुकम्मल किया। तो स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए मुझे कुछ टर्म्स इसमें ऐड करनी पड़ी। तो वो टर्म्स मैंने दोनों तरफ इसके ऐड कर दी, इस तरफ भी ऐड की, ये टर्म्स इसमें इजाफी ऐड की हैं तो वो दूसरी तरफ भी ऐड कर दी। और इस इक्वेशन में से जो कांस्टेंट टर्म थी उनको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। तो अब इसका स्क्वायर मैंने मुकम्मल करके इसमें एक लाइन मिस की है। अगर आप चाहें तो वो लाइन का इसमें आप इजाफा कर सकते हैं। ये x प्लस के का होल स्क्वायर और ये y प्लस 7 + 3k/2 का होल स्क्वायर और ये z प्लस -1 + 2k का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसमें से जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे तो -k -7 + 3k/2 और 1 - 2k, इससे कोऑर्डिनेट्स इसके सेंटर के हासिल होंगे। और फॉर ग्रेटेस्ट सर्कल जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो है इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट इसकी प्लेन पे लाई करने चाहिए। ये यहाँ पर मैं गलती से सर्कल लिख गया हूँ, ये स्फीयर लिख लेना है आपने जो है। सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का सेंटर जो है वो ये है और इस स्फीयर का सेंटर इसकी प्लेन पे लाई करना चाहिए जो। सर्कल भी इस पे लिखा जा सकता है, स्फीयर भी लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का ही है। तो अगर वो इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x की जगह -k और y की जगह -7 + 3k/2 लिखा और z की जगह -1 + 2k इसमें जो रिप्लेस कर दिया और इसको सिंपलीफाई किया तो k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू वापस जो है इक्वेशन 1 में रिप्लेस करके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हासिल कर ली हमने। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने जी तो बस ऐसी ही सी एक्सरसाइज है, कोई अहम नहीं है। इसमें सिर्फ सरफेस को डिस्कस करना है, यानी कि इनके नाम सिर्फ बता देने हैं कि ये किस चीज की सरफेस है। तो इसमें जो है अब आपको इनकी पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये तो आपको अच्छी तरह से पहचान होगी कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये एक स्फीयर की इक्वेशन बन रही है। इसके मैंने ये स्क्वायर x का स्क्वायर मुकम्मल किया है, y का स्क्वायर मुकम्मल किया है और z का स्क्वायर। तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर प्लस z - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। और कैसा स्फीयर? जिसका सेंटर 2 -1 और 0 पे लाई कर रहा है और जिसका रेडियस 4 के इक्वल है। तो सिर्फ जो है इन इक्वेशंस को बताना है कि ये किन की जो है इक्वेशन है। इसके बाद ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने 36 से डिवाइड कर दिया। अगर आप देखें, अगर मैं सिर्फ ये दो टर्म्स लिखूं तो x² / 9 + y² / 4 = 1 लिखा हो तो ये एलिप्स की इक्वेशन बनती है। दो वेरिएबल में हो तो ये एलिप्स बन जाता है
अब यही जो है 3 वेरिएबल में आ गया तो ये एलिपिसॉइड कहलाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिपिसॉइड इसको कहते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से और सुने, इसमें ऐसा भी मुमकिन है कि ये कोई सी दो वैल्यू सेम हो जाए, ये 4 है ये भी 4 हो जाए। अगर कोई सी दो वैल्यू सेम हो तीसरी मुख्तलिफ हो तो फिर ये एलिपिसॉइड जो है ये सफेरॉइड को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको सफेरॉइड भी कहेंगे और इसको जो है एलिपिसॉइड और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाएगा। इसको जो है क्या कहा जाएगा, ये यहां पर जो है ये सफेरॉइड भी कहेंगे और एलिपिसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 में है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसका स्क्वायर मुकम्मल किया, इसका इसके साथ स्क्वायर मुकम्मल किया, ये वाई स्क्वायर को लिख दिया, इसको लिखा और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्वेश्चन बन गई। अब ये भी चूंकि x ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये एलिपिसॉइड की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर ये तीनों मुख्तलिफ होते तो इसको एलिपिसॉइड कहते। अब ये तीनों चूंकि मुख्तलिफ नहीं है, दो सेम है, सी बी इक्वल टू सी है लेकिन नॉट इक्वल टू ए है, तो इसको सफेरॉइड भी कहा जा सकता है या इसको एलिपिसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं जब ये दो वैल्यूज इक्वल हो जाए। और अगर ये तीनों ही इक्वल होती तो फिर इसको जो है सफियर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाती सफियर की, जैसे इसको 16 से डिवाइड कर दे तो इसके नीचे भी 16 आता है, इसके नीचे भी 16, इसके नीचे भी 16 इक्वल टू 1, तो ये सफियर बन जाता है। और अगर ये तीनों मुख्तलिफ हों तो ये एलिपिसॉइड होगा। और एलिपिसॉइड है तो एलिपिसॉइड में आगे ये है कि अगर ये दो सेम हो एक मुख्तलिफ हो तो इसको सफिरॉइड भी कह सकते हैं या एलिपिसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी ने कोई इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो माइक ऑन करके पूछ ले, क्योंकि अभी शुरू में हम डिस्कस कर रहे हैं इनको। सर ये जो आपने कहा कि एलिपिसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, जी जी, सर इसको अगर आप दोबारा बता दें ये क्या वजह है इसको कहने की? ये कब कहते हैं, ये देखा आपने एलिपसॉइड की क्वेश्चन है, जी सर। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एलिपसॉइड की इक्वेशन होती है, ठीक है। जी सर। अब अगर इसमें ये कोई सी दो वैल्यू सेम हो जाए, ये जो नीचे लिखी हुई है 9 4 1 में से कोई सी दो सेम हो जाए, फर्स्ट कर ले ये भी 4 के इक्वल होता तो ये दोनों सेम हो गए। जी सर। अगर ये कोई सी भी दो सेम हो जाए, चाहे ये दो हो चाहे ये दो हो या पहली और तीसरी हो, इनका सेम हो तो ये सफीराइड कहलाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बुक के जो है अगर आर्टिकल में आप देखें तो उन्होंने इसको सफीराइड कहा हुआ है कि जब a इक्वल्स टू बी हो जाए या b इक्वल्स टू सी हो जाए या a इक्वल्स टू सी हो जाए तो ये सफीराइड कहलाता है। लेकिन अच्छा अगर तो आप हाँ बुक के आंसर में देखें तो ये इसको जो है एलिपसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया है, जिसमें कोई सी दो वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। तो आपने इनको दोनों ही नाम दे देने हैं, आपने इसको सफीराइड भी कह देना है, आपने इसको जो है एलिपसॉइड ऑफ रेवोल्यूशन भी कह देना है। अच्छा सर, वो इलिप्स कब होगी जब इनमें से एक होगी, दो होंगी, कोई सी एक्स और वाई होगा? एलिप्स होगा, जी सर, उसके लिए। जी जी। एलिप्स जो है याद रखें वो एक प्लेन कर्व है, प्लेन में कर्व है और उसके लिए सिर्फ दो वेरिएबल चाहिए होते हैं। अगर एक्स और वाई इन दोनों में तीनों में से कोई से दो वेरिएबल अगर होंगे तो वो एलिप्स की इक्वेशन होगी। और ओके सर। जब तीनों हो जाएंगे तो ये स्पेस में आ गया, और स्पेस में जो है अब जैसे वो रग्बी का बॉल होता है ना, जी जी। वो एलिप्सॉइड की इक्वेशन बनती है, वो एक स्पेस में आ गया ना तो उसको एलिप्सॉइड जो है कहा जाएगा।
और फुटबॉल को स्फीरॉइड कहा जाता है। ठीक हो ठीक हो गया। गया। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4z स्क्र इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 4z स्क्र। तो ये राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन है। ये हम पिछली जो एक्सरसाइज में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह की इक्वेशन जो है आपने याद रखना है कि ये राइट सर्कुलर कोन की जो है इक्वेशन कहलाएगी। इसका और इसका फर्क क्या है? इसका और इसका फर्क ये है कि इसमें तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, और अगर ये तीनों टर्म्स जो है ऐड हो रही हों तो फिर इसको जो है एलिप्स एलिप्सॉइड कहा जाएगा। अदरवाइज जो है फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसको जो है हम क्या दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है इसके मेरे ख्याल में इसके साथ जो है एक और चीज भी होनी चाहिए थी। एक आपकी किताब में जो है चूंकि ये इसी तरह से जो है सिर्फ यही क्वेश्चन लिखी हुई है, तो ये एक सिलेंडर की जो है इक्वेशन कहलाती। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी राइट सर्कुलर कोन की जो इक्वेशन है। और ऐसे ही जो है इसको अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बन जाती है, जबकि ये हाइपरबोलॉइड की क्वेश्चन है। ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही हो तो ये एलिपिसाइड की क्वेश्चन है, और तीनों में से एक नेगेटिव हो तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहलाएगा। और अगर इन तीनों में से दो नेगेटिव हो तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट कहलाएगा। ये बात याद रखें आपने जो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र ये तीनों पॉजिटिव साइन के साथ हो तो एलिपिसॉइड कहते हैं इसको। और इन तीनों में से कोई एक साइन नेगेटिव हो तो इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहा जाता है। आपको मालूम है हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस का साइन होता है, तो उसी से जो है इसकी पहचान करनी है कि ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहलाता है। और अगर इसमें से कोई से दो नेगेटिव हो जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसमें अगर से एक ही नेगेटिव लिखा हुआ है लेकिन ये नेगेटिव है, कि इसको अगर इधर कर दें, इन सब को दूसरी तरफ कर दें तो ये दो नेगेटिव हो जाएंगे। और दो नेगेटिव का मतलब ये है कि ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट बन जाएगा। इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट का नाम दिया जाएगा। तो ये हाइपरबोलॉइड एक नेगेटिव हो तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कहना है, और अगर दो नेगेटिव हो चाहे वन और इसके साथ नेगेटिव हो तो इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट का नाम दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये एन इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक पैराबोलॉइड, ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन है। एलिप्टिक पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन की इक्वेशन है। इसकी पहचान क्या होती है? पैराबोलॉइड की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि इसमें एक तरफ क्वाड्रेटिक टर्म्स होती है स्क्वायर के साथ, और एक तरफ लीनियर टर्म होती है। जैसे एक्स वाली लीनियर टर्म है और बाकी जो है दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक है, चाहे एक हो या दो हो, तो ये इसको पैराबोलॉइड कहा जाएगा। और इसको एलिप्टिक क्यों कहा जाता है? तो चूंकि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया तो इसको इसलिए जो है इसको एलिप्टिक कहा जाता है। तो ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है मैं पहले बता चुका हूं कि ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट कहलाता है। और अगर इसको देखें तो 9y एक्स स्क्वायर, इसको जो है 9z स्क्वायर इस तरफ लिख दिया इक्वल्स टू 4y, 9 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शो कर रहा है कि ये एलिप्स बनेगी इससे जो है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर शो कर रहा है कि इससे हाइपरबोला बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है लीनियर टर्म बताती है कि ये पैराबोला भी होगा, तो इसलिए जो है ये हाइपरबोलिक पैराबोलाइड कहलाएगा। जिस तरह से ये एलिप्टिक पैराबोलाइड कहलाया है तो ये इसी तरह से जो है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड कहलाएगा। लीनियर टर्म की वजह से इसको पैराबोलाइड कहेंगे, और इसकी वजह से इसको या एलिप्टिक कहेंगे या इसको हाइपरबोलाइड जो है का नाम दिया जाएगा। ये एलिप्टिक पैराबोलाइड या हाइपरबोलिक पैराबोलाइड का नाम इसको दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। 1 मिनट रह गया है, लेस देन 1 मिनट।
जी अमजद नो सर कोई सवाल नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 11 है इसका। ये क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इसका स्क्वायर मुकम्मल करके इधर लिखा है इक्वल्स टू 1। तो ये स्फीयर की क्वेश्चन आ गई। ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर 0 0 1 पे लाई कर रहा है और जिसका रेडियस 1 के इक्वल है। ओके सर। और क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ये पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसका स्क्वायर मुकम्मल किया, एक्स का स्क्वायर मुकम्मल किया, 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा और 4 से डिवाइड कर दिया तो ये क्वेश्चन बन गई। तो ये एलिप्स बनता है, एलिप्सॉइड इसको जो है कहते हैं। लेकिन एलिप्सॉइड उस वक्त कहा जाएगा जब ये तीनों मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। अब तीनों मुख्तलिफ नहीं है, दो सेम है, तो इसलिए इसको स्फीरॉइड कहा जाएगा।